नमस्कार आप सभी को। मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि होप आप ये जनवरी फरवरी के चक्कर में पड़े नहीं होंगे और जो फरवरी में बहुत सारे जो राष्ट्रीय दिवस आते हैं आप उनको सेलिब्रेट नहीं करके और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है और परसों कौन सा दिन होगा, आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बस याद रखिएगा, ये डेज ये सब ऐसे ही है। बस लोग इतिहास याद रखते हैं, दिन याद नहीं रखते। लोग इतिहास याद रखते हैं। याद रखिएगा, इतिहास जिसने बनाया बस वही सब कुछ है। जिसने इतिहास बनाया, हाँ बस उसी ने इतिहास बनाया। डेज को याद नहीं रखता। बाबू सोना ये सब चीज़ें पीछे रह जाती है। आपका आप कहाँ पे हो, कहाँ खड़े हो, आपकी सक्सेस क्या है, वही चीज़ें मैटर करती है। तो चलिए फिर आप सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूँ फ्यूचर प्लस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है दिन 9। हम डेटा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं 8 फेब का। जितना भी हमारा डेटा है हम आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आपका आई वेलकम यू ऑल। डेली इंसाइट ऑफ एलिंग ऑफ करंट अफेयर्स, हम जिसमें डील करेंगे वो सारी खबरें जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। हम डील करेंगे वनडे एग्जाम के बारे में, वीकली एग्जाम के बारे में। हम डील करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी आपके उससे रिलेटेड सब्जेक्ट हम डील करेंगे। हम वो डील करेंगे जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला, बिफोर बिगनिंग आप सभी लोगों के लिए मेरे पास है खुशखबरी। फ्यूचर प्लस क्लासेस आपके लिए लाया एक ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स जिसकी कीमत हमने सिर्फ रखी है 51 रुपये। वो सिर्फ प्रथम 151 विद्यार्थी या 14 फरवरी तक। याद रखिएगा वैलेंटाइन डे तक, वैलेंटाइन डे के चक्कर में नहीं रहना है। तो ये है खुशखबरी। जो भी लोग इस हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो हमारा ऑनलाइन ऐप है, हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 14 फरवरी तक ये ऑफर है और इसके लिए सिर्फ आपको 51 रुपये चार्ज किया जाएगा और कोई फीस नहीं ली जाएगी। याद रखिए, ये आपके वनडे एग्जाम के लिए, सीईटी, एलडीसी, पटवार, जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए ये आपको हेल्पफुल रहेगा। सारी की सारी क्लासेस फ्यूचर प्लस क्लासेस के टॉप जो फैकल्टीज हैं जो कि अभी कहीं वर्किंग हैं या जो एक्सपीरियंस फैकल्टी उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई है। तो बस स्कैन करें क्यूआर कोड और आप पा सकते हैं इसका लाभ, या आप प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं है, आप वहां पे डेमो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए तो फिर हरी अप, जल्दी करें। थोड़ा सा मोटिवेशन की बात करते हैं। तो थोड़ा सा जो मोटिवेशन यही है कि कश्ती किनारों से टकराएगी तभी तो किनारे नसीब होंगे। द फैक्ट इज ये, बस इसका मतलब ये है कि जब तक आप लड़ेंगे नहीं, आप मुकाबला नहीं करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, मंजिल कैसे मिले। वो है ना, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन पकड़ लीजिए, अपना हिम्मत स्ट्रांग कीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली न्यूज आपके सामने। लिव इन रिलेशनशिप का 1 माह में जरूरी, ये आपकी भास्कर की न्यूज है। लिव इन रिलेशनशिप का 1 साल में 1 महीने में रजिस्ट्रेशन करना होगा जरूरी, वरना जेल और जुर्माना दोनों। राजस्थान में भी है तैयारी। तो चलिए फिर बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि देखिए हमारे जो सोसाइटी है, अगर हम हमारे प्राचीन सोसाइटी से अभी आज तक की बात करें तो हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, ठीक है। हमारे ये छोटी सी फैमिली है, फैमिली से आपकी सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से आपका पूरा का पूरा गांव बनेगा, फिर कम्युनिटी, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा सिटी, जिला, ये सब बनते हैं। तो बेसिक यूनिट हमारी सोसाइटी का फैमिली है, या याद रखिएगा बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज फैमिली। फैमिलीज कैसे बनती है, देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो मैरिज है, ठीक है, मैरिज या शादी, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको एक सोशल रूल्स माना गया है, एक कल्चर माना गया है, एक रिवाज माना गया। उसके बाद ही एक लड़का और एक लड़की, एक मेल और फीमेल साथ आते हैं, शादी करते हैं,
और शादी के बाद ही दे मेक द सेक्सुअल रिलेशनशिप, और उसके बाद में दे ग्रो अप देयर बेबीज, फिर उसके बाद में उनके बच्चे, इस तरीके से प्रथा चली आ रही है। लिव इन रिलेशनशिप एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की बिना शादी के एक छत के नीचे साथ रहते हैं, वो भी लंबे समय तक साथ रहते हैं। ये लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है। हमारे संविधान में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अगर हम बात करें जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, या स्पेशल मैरिज एक्ट जो है आपका हिंदू विवाह अधिनियम है, या हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, उसमें भी इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। जैसा कि मैंने बताया कि नया कॉन्सेप्ट है, उसमें भी इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर उन दोनों की शादी के बाद झगड़ा होता है तो मेंटेनेंस कौन देगा? पहला सवाल ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं तो पहला क्या रहेगा? अगर कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या वुमेन के ऊपर असॉल्ट होता है, या वुमेन के ऊपर कोई भी एट्रोसिटी होती है, ठीक है, या वुमेन के ऊपर कोई भी वायलेंस होता है, तो ये कौन से रूल्स में कवर होगा, ये कहाँ कवर होगा? पहला सवाल। अगर हम देखें कि जो आपका प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो आपका है नारी उत्पीड़न जो एक्ट है 2008 में आया, उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि उसमें क्लियरली है कि हस्बैंड, वाइफ और फैमिली, ये उन सब पे लागू होता है कि ये सब किसी वाइफ के ऊपर या उस वुमेन के ऊपर उसको चोट नहीं पहुंचा सकते, हानि नहीं पहुंचा सकते, पर ये शादी के बाद लागू होता है। तो पहला सवाल ये है कि जो लिव इन में है उनके लिए क्या रहेगा? दूसरा, ठीक है, कोई भी जो प्रॉपर्टीज इशू है, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, मान लीजिए इन दोनों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी बनाई, बाद में इनका झगड़ा हुआ और ये लोग अलग अलग होना चाह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा? इसका कहीं ना कहीं पे कहीं भी हमारे संविधान में डिफाइंड नहीं है। हालांकि कुछ कोर्ट के ऐसे रूल्स हैं, ऐसी जजमेंट है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, जिसमें इन चीजों के बारे में जिक्र किया गया। तीसरा, अगर इनकी कोई भी संतान होती है, ठीक है, सन या डॉटर जो भी होता है, ठीक है, इनका बेटा बेटी कुछ होते हैं, तो उनके फ्यूचर का क्या होगा? उनको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा? पैतृक संपत्ति का क्या होगा? ये कहीं ना कहीं पे सवाल है। हमारे समाज में अगर हम हिंदूज की बात करें, हम लोग इस्लाम की बात करें, इन सब में जो सारे के सारे जो पैतृक संपत्ति के जो रूल हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन सब का क्या फैसला होगा? चौथा, अगर हम बात करें, अगर ये लोग साथ रह रहे हैं तो समाज में या समाज वाले उनको उत्पीड़न ना करें या उनको हानि ना पहुंचाएं, इसके लिए उनकी प्रोटेक्शन का क्या रूल है? देखिए, हमारे समाज में आज भी अगर एक मेल और फीमेल बिना शादी के साथ रहते हैं तो उसे हम टैबू बोलते हैं। टैबू, TABU, आई थिंक दिस टैबू। टैबू मतलब समथिंग इज अननेचुरल, समथिंग इज अनयूजुअल, मतलब ऐसा है कि नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर बात करेंगे, अगर कहीं भी देखते हैं भाई किराए से कमरा लेने जाओ और वहां पे बोले तुम दोनों की शादी हो गई क्या, तो किराए से कमरा तक भी नहीं दिया जाता। ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं। तो इन सब का क्या फैसला होगा? इन सब के इन इश्यूज को देख के उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जब कल यूसीसी लाई, या आपका समान नागरिक संहिता जो हमने कल डिस्कस किया था, उसके बाद में फाइनली ये लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ये अधिनियम लेके आई है। इस अधिनियम में विवाह के नियम क्या क्या होंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर उन दोनों को लिव इन में रहना या शादी करनी है तो शादी के लिए लड़की की उम्र 21 और लड़के की 18 होनी चाहिए। ये कंडीशन कहीं ना कहीं पे लड़की की 18 और शादी इसकी लड़के की 21 होनी चाहिए, उसके बारे में लिखा है। मुस्लिमों में मुस्लिम
पर भी ये रूल लागू होगा, ये अपना जो इसका लिव इन रिलेशनशिप आया है, ठीक है। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया कि अगर वो दो, एक लड़का और एक लड़की अगर रिलेशनशिप में रहते, अभी तो वो ऐसे ही रहते हैं, पर अगर वो उत्तराखंड के नागरिक हैं, अभी इस उत्तराखंड पे ही लागू हुआ है, वो नागरिक हैं और वो लोग साथ रहते हैं, तो उन्हें 1 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिस उस सिटी का जो रजिस्ट्रार, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वरना उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, ये इसमें बताया गया है। अदरवाइज उसमें 3 साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। तो ये बिल पेश हो गया है। चलिए अब हम कुछ चीज़ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आपके सामने व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है हम पढ़ते हैं। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का सीधा सीधा मतलब है कि दो मैच्योर लोग, दो एडल्ट लोग साथ में रहते हैं, एक डोमेस्टिक सेटिंग में एक साथ रहते हैं, बिना शादी किए, एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लिव इन रिलेशनशिप बोलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करें कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, जिसमें बिना शादी के वो लोग साथ रहते हैं और ये बहुत स्पीडली फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं जिनमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है और उसको लेजिटिमेट भी माना गया है कि हाँ, अगर दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो बिल्कुल वो रह सकते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो इलीजिटिमेट या गलत है। हो सकता है हमारी सोसाइटी उसे गलत माने, पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय उस चीज़ के लिए परमिशन देता है। दूसरा, मैं आपको बता चुका हूँ, हिंदू मैरिज जो एक्ट है 1955, उसमें ऐसे रिलेशनशिप को इलीगल माना है और इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है, कंसिडरेशन नहीं किया है, ठीक है। और इसको इलिजिटिमेट भी मानते हैं बिकॉज इसका कुछ भी इसमें प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ जो इसके पहले बहुत सारे जजमेंट पास हुए हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इसको, ये हिंदू मैरिज एक्ट में इसको रिकॉग्नाइज नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं भी इसमें ऐड नहीं है। दूसरा बात करें स्टेटस ऑफ वाइफ और वुमेन की बात करें कि अगर वो लोग साथ रह रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर जो बद्री प्रसाद जजमेंट था इसमें अलाउ किया है कि वो रह सकते हैं, बिल्कुल उनको उनका वो राइट, जो आपका राइट टू 20, जो आपका आर्टिकल 21 है, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 21 आपको जो आपके संविधान में, आपके फंडामेंटल राइट्स में आपको ये राइट टू मैरिज का भी देता है। आर्टिकल 21 की बात करें, ये आपका राइट टू लाइफ होता है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, इसमें आपका राइट टू मैरिज भी आता है। मतलब आप जिससे भी चाहें आप शादी कर सकते हैं, ये आपके अधिकारों में आता है। इसके अलावा इसमें राइट टू लीव अ लाइफ विद डिग्निटी, मतलब प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी कहीं ना कहीं पे इसका पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एक वर्षा कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ORS एक जजमेंट था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो फीमेल है जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, उसको सारे के सारे राइट्स हैं, प्लस उसकी अर्सनल प्रॉपर्टीज में भी उसको सारे के सारे राइट्स मिलेंगे, ये कहीं कहीं कहा था। दूसरा, एक हमारे CRPC में क्लियर कट लिखा है कि अगर लिव इन पार्टनर कोई है तो उसको सेक्शन 121 उसको मेंटेनेंस का अधिकार है। मान लो लोग साथ रह रहे, बाद में झगड़ा होता है तो, और अगर हस्बैंड अगर वाइफ अगर वर्किंग नहीं है, इनकी सम केस वर्किंग भी है, तो उसको मेंटेनेंस का अधिकार है, उसको भत्ता उसको कहीं ना कहीं पे मेहनताना उसको भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। कुछ इसके जजमेंट 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इंदिरा शर्मा और VKP शर्मा जो एक जजमेंट था, उसमें कहा है कि अगर कोई वुमेन पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसको प्रोटेक्शन, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है अपना PWDV एक्ट है जो 2005 में, उसमें उसको सारे के सारे अधिकार दिए जाएंगे। मतलब उसको भी उतनी ही प्रोटेक्शन के अधिकार हैं जो कि एक मैरिड वुमेन को कहीं ना कहीं पे होते हैं, ये कहीं ना कहीं दिया गया है। इसका जो सेक्शन 2F है उसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने क्लियरली बताया, ये आप ध्यान रखें। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अगर उस रिलेशनशिप से एक चाइल्ड बोर्न होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसका फ्यूचर क्या होगा। तो इसका जून 2022 का एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो उसे भी उतने ही पैतृक संपत्ति में उसके उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने एक नॉर्मल इसमें मिलते हैं। उसको बिल्कुल फैमिली सजेशंस और पैतृक संपत्ति में उसे पूरे के पूरे अधिकार दिए जाएंगे। देखिए, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं और ये सारे के सारे जजमेंट हैं, पर हमारे संविधान में से अभी तक कुछ लिखा नहीं था। उत्तराखंड गवर्नमेंट इज द फर्स्ट गवर्नमेंट जिन्होंने इन सारी चीज़ों को
लीगलाइज करने के लिए अपने यूसीसी और इन सब चीजों को चलाया। बात करते हैं अब लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कंक्लूजन क्या क्या रहेगा। हमको एक छोटा सा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली क्या क्या रहेगा ये तो हम बता चुके हैं कि दो एडल्ट साथ में रहते हैं लंबे समय तक एक छत के नीचे बिना शादी के रहते हैं। पर आपको बता दूं कि मुस्लिम लॉज में ऐसा कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है, इवन हिंदू लॉज में भी ऐसा मेंशन कहीं भी नहीं है। बट कोर्ट बहुत सारे जजमेंट के थ्रू इस बात को मानता है जिसमें उसने कहा है कि वो लोग साथ रह सकते हैं, उनको प्रॉपर्टी का अधिकार है, उनकी संतान को सही अधिकार है, डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन का अधिकार है, सारे के सारे दिए गए हैं। बट जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉज तक नहीं जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉज में इसको कहीं ना कहीं पे मान्यता नहीं दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया परमिट कर रहा है बट हमारे संविधान उसके लिए ऐसा कुछ क्लियर मेंशन नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे जो एक हमारा संविधान का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल रहा है इन लोगों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, पर हमारी सीआरपीसी में, हमारी आईपीसी में या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है। उस कंडीशन में वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो जाती है। ऑल्दो हम अगर बाकी चीजों की बात करें, आपका जो आर्टिकल 21 है आपको अधिकार देता है बिल्कुल राइट टू अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का, प्रतिष्ठा के साथ जीने का, ठीक है, और अपना मैरिज पार्टनर चूज करने का, प्लस कहीं भारत के किसी भी एरिया में कहीं भी स्टे करने का, रहने का अधिकार देता है, घूमने का अधिकार आपको कहीं ना कहीं पे देता है। हम आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 14 की बात करें राइट टू, आपका आर्टिकल 19 की बात करें आपको राइट टू एक्सप्रेस का अधिकार देता है, छुप के रहने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 14 की अगर हम बात करते कहीं ना कहीं पे वो आपको आपका प्राइवेसी का, निजता का अधिकार, वो सारे बहुत सारे अधिकार है जो आपको जनरली मिले हैं। ओके, ये सारे अधिकार कहीं ना कहीं पे हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। पर हमारी सोसाइटी एक तरफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट एक तरफ, इन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं पे है। आप एक चीज सोचो, एक लड़का एक लड़की साथ रह रहे हैं बिना शादी के, हालांकि वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल रहा है यस लीगल और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा है, पर क्या हमारा समाज उन्हें एक्सेप्ट करेगा? क्या हमारा समाज उन्हें एक्सेप्ट कर पाएगा? कहीं ना कहीं पे ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपके सामने अब अगली न्यूज की बात करते हैं। देखिए, राजस्थान में पेपर का लीक होना या पेपर्स का लीक होना या फिर पेपर में धांधली चलना और मुन्ना भाई जैसे कैंडिडेट का बैठना, मतलब एक कैंडिडेट जगह पे दूसरा कैंडिडेट पेपर दे रहा है, ये सबका होना एक आम बात है, मतलब बहुत कॉमन है और ये चीजें देखने को भी है। अभी कल परसों का ही न्यूज है, पेपर माफिया का जो एक सहकर्मी था वो आरपीएससी का टॉपर बना। वो कैसे बना, क्या बना, वो हमारा कंसर्न नहीं है। पेपर माफिया कैसे काम करते हैं, क्या होता है, वो सब हमारा ये नहीं है। हमारा कंसर्न है, हम पढ़ेंगे कि आरपीएससी का क्या रोल है, आरपीएससी कैसे बनती है, यूपीएससी का क्या रूल है, यूपीएससी कैसे बनते हैं, तो डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम नॉर्मल पेपर्स की बात करें, जो क्वेश्चंस पेपर रहते हैं कहीं ना कहीं पे वो आपका आरपीएससी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो स्टेट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन रहते हैं, स्टेट एग्जामिनेशन रहते हैं, ठीक है, स्टेट के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और डी जो कि अभी अबॉलिश कर दिया गया, इन सब के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ये बॉडी प्रतिबद्ध है। आरपीएससी की बात करें, ये स्वतंत्र बॉडी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। इवन इसका जो चेयरमैन रहता है, आरपीएस का चेयरमैन गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। अगर उसके खिलाफ कोई केस चलना है तो प्रेसिडेंट उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाएगा, हालांकि ये अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को ही देता है, अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू होता है। ये इसलिए बनाया गया है कि जो आपकी स्टेट है, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है, उसका इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं पे उस पर ना रहे, वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सके। आरपीएस एक एजेंसी है जो कि सब डिपार्टमेंट के लिए भर्ती का काम करती है, ये आपको ध्यान रखना। परमानेंट भर्ती हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल, सबका काम है कहीं ना कहीं पे करती है। तो आरपीएससी को इंडिपेंडेंट बनाने पे दूसरी बात की बात करें, आरपीएससी चेयरमैन है, उसको ज्वाइन करने के बाद उसकी सैलरी, उसकी पेंशन, उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई चेंज नहीं, या गवर्नमेंट आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है कोई बदलाव नहीं कर सकती, कुछ नहीं। उसके ऊपर वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते, कोई दबाव कहीं ना कहीं पे नहीं होता है। आरपीएससी को अपना स्टाफ खुद चुनने का अधिकार है, अपना स्टाफ खुद चूज करती है और आरपीएससी किसी के दबाव में, ये सारे बहुत सारे अधिकार हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब क्वेश्चन पेपर्स होते हैं तो आरपीएससी पूरी कोशिश करती है कि पूरी गोपनीयता मेंटेन करें,
सारी चीजें, किसी को पता नहीं पेपर कहाँ से बनते हैं, पर फिर भी जो मुन्ना भाई जैसे कैंडिडेट हैं, या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आना शुरू हुई है जैसे कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, और ये जो अपना इंटरनेट है, इससे कहीं ना कहीं पे बहुत सारी धांधली होने के चांस होते हैं। हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, हम आरपीएससी के रोल के बारे में पढ़ेंगे, हम यूपीएससी के रोल के बारे में पढ़ेंगे, और वो कैसे काम करते हैं वो पढ़ेंगे। आपकी यहाँ पे न्यूज़ थी, इसमें 2-3 लोग, किसी ने टॉप किया है एक ही मोहल्ले में, 13वीं 24वीं 123 और 28वीं रैंक आ गई। रैंक हमारा मुद्दा नहीं है, हम पढ़ते हैं कैसे। चलिए अब हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की। हम बात करते हैं व्हाट इज पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे संविधान के आर्टिकल 312 में इसके पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में लिखा है। पीएससी से बोलते हैं, जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका एसपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें जैसे कि आपका आरपीएससी का एग्जांपल है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका ऑफिस अजमेर में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अजमेर में। काफी बार कुछ स्टेट में जेपीएससी भी होता है, जेपीएससी इसको बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये दो या दो से अधिक स्टेट का एक साथ जॉइंट रहता है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उन दोनों स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट का काम करती है या भर्तियों का काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 312 में यूपीएससी के बारे में जिक्र किया गया है, यूपीएससी के बारे में लिखा, ये यूपीएससी के बारे में बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि सेंट्रल के रहता है। यूपीएससी सेंट्रल के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी की सारी भर्तियों का काम करती है, कहीं ना कहीं पे सी का और कहीं ना कहीं पे इसका भी इसमें रोल नहीं है, ग्रुप ए का काम करती है। ग्रुप बी के लिए आपका एसएससी, कुछ मायनों में जो एसएससी है, स्टेट सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो बी के लिए काम करती है, ए के लिए यूपीएससी डील करते हैं, आपको ध्यान रखना। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो भी यही डील करती है, आपको ध्यान रखना है। प्लस जुडिशियल सर्विसेज है उन सब की भी कहीं ना कहीं पे यही वो कराती है। आगे की बात करते हैं, इन पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करें, ये आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि रिक्रूटमेंट का काम करती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंडिपेंडेंट है, किसी का रोक टोक नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उसको कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा हम बात करें, यूपीएससी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में, पार्ट 14 में है, और 315 से लेके 323 तक कहीं ना कहीं पे इसके आर्टिकल्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में जिक्र इसका किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 315 की अगर हम बात करें, आर्टिकल अगर 315 की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 315 बात करेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूपीएससी की बात करेगा। 316 की बात करें, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी इन स्टेट पीएससी, जो कि 6 साल रहता है। टर्म कितना रहेगा? 6 साल रहता है। हम अभी बात करें 6 इयर्स, हम बात करेंगे एक बार इसके बारे में। 317 हाउ उनको रिमूव कैसे किया जाएगा, अगर वो गलती करते हैं उनको सस्पेंशन का रिमूवल कैसे रहेगा वो। और आर्टिकल 320 स्टेट फंक्शन, हालांकि बीच में और भी है, 315 से लेके और 323 तक शायद इसका है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 323 तक इसका है, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है हम उन्हीं के बारे में बात करें। 320 की बात करें तो ये स्टेट फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट फंक्शन है उनके बारे में ये बात करता है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं अब कैसे करते हैं। अगर हम इसके अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर की बात करें तो याद रखिएगा, जो यूपीएससी का जो चेयरमैन है और मेंबर है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करता है, ठीक है, राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करता है। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो 65 ईयर और 6 साल तक वो अपनी सर्विस दे सकते हैं, या 65 साल की एज तक दे सकते हैं, जो भी पहले होगा वो आपको ध्यान रखना। रीअपॉइंटमेंट की बात करें कि एक बार अगर यूपीएससी का चेयरमैन ज्वाइन कर लेता है तो वो किसी भी वो जॉब के लिए किसी भी स्टेट में, किसी भी सेंट्रल में वो एलिजिबल नहीं होता है। एक बार ज्वाइन करने के बाद वो किसी भी स्टेट में दोबारा जॉब करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। दूसरा, रेजिग्नेशन की बात करें, वो अपना रेजिग्नेशन किसको सौंप सकता है? प्रेसिडेंट को सौंप सकता है। अगर कुछ भी सस्पेंशन होता है, कुछ भी गिल्टी पाया जाता है, कुछ भी इशू ऐसे इश्यूज होते हैं, उसके लिए प्रेसिडेंट खुद डील करता है, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसमें जांच करता है और अपना देख के अपना रेफरेंस देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कुछ होता है सस्पेंशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जांच करेगा और अपना जजमेंट कहीं ना कहीं पे देगा। आगे की बात करें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, या हम इसको अगर हम एक्सक्लूसिवली आरपीएससी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके मेंबर्स को गवर्नर चूज करता है, ठीक है, आपने गवर्नर इसके या राज्यपाल इसको अपॉइंट करता है। टर्म ऑफ ऑफिस वही 6 ईयर रहेगा या इसका 62 साल तक रहेगा, जबकि
यूपीएससी का 65 साल तक था। उसका रीजन ये है कि जो स्टेट का कोई भी अगर मेंबर है वो यूनियन में कहीं भी ज्वाइन कर सकता है, वो यूनियन की यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस में कहीं भी ज्वाइन कर सकता है, या जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, सॉरी जो मेंबर है, वो एज ए चेयरमैन ज्वाइन कर सकता है। यूपीएससी का जो मेंबर है वो यूपीएससी में चेयरमैन या जो अदर है वहां पे वो एज ए चेयरमैन ज्वाइन कर सकता है। चेयरमैन है वो, यूपीएससी का चेयरमैन वो कहीं ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट पीएससी या आरपीएससी बोल लो, इसका जो चेयरमैन है वो यूपीएससी में एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकता है या एज ए यूपीएससी में चेयरमैन ज्वाइन कर सकता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर है वो स्टेट पीएससी में चेयरमैन ज्वाइन कर सकता है या वो यूपीएससी में मेंबर या चेयरमैन ज्वाइन कर, याद रखना, मतलब आगे की हायरार्की रहेगी, नीचे कहीं नहीं आएगा, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो याद रखिएगा कि एक बार ऑफिस हेल्ड करने के बाद में इनएलिजिबल हो जाता है कोई भी अगर उसका पर्सन रहेगा तो, ये इसकी बात करें हम इसका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, पर ये यूपीएससी में कहीं ना कहीं पे ज्वाइन कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। रेजिग्नेशन की अगर हम बात करें, ये अपना जो रेजिग्नेशन है ये गवर्नर को दे सकता है, यू कैन गिव द रेजिग्नेशन टू द गवर्नर, बट सस्पेंशन रिमूवल की बात करें तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। यूपीएससी में क्या था, यूपीएससी में गवर्नर उसको राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति ही उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता है, और अगर गिल्टी पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जांच के बाद में राष्ट्रपति उसे रिमूव करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस में बात करें, राज्यपाल उसे अपॉइंट करता है, राज्यपाल को ही वो अपना रेजिग्नेशन देगा, पर अगर उसका रिमूवल करना है, कुछ इश्यूज आते हैं, उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डील करेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी की कंडीशंस क्या क्या रहती है, हम इसके बाद कंडीशन की बात करते हैं। याद रखिएगा कि ये बहुत सारी ड्यूटीज निभाता है स्टेट में, आपको बताया एग्जामिनेशन कराना, रिक्रूटमेंट कराना, प्रमोशंस का देखना, ये सभी इसमें डील करते हैं। पावर की बात करें, रेस्ट्रिक्शन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि जो आपकी जो इसकी सर्विस कंडीशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये कहीं ना कहीं पे बिल्कुल भी बदली नहीं जा सकती है। एक बार अगर कोई पर्टिकुलर स्केल पे अगर वो ज्वाइन कर लेता है, उसकी कंडीशंस को नहीं बदल सकते हैं, उसका जो सैलरी है, उसका सर्विस कंडीशन है, वो बदला नहीं जाएगा। फंक्शंस की बात करें तो यूपीएससी के पास स्टेट पीएससी में ऑलमोस्ट सेम पावर है, पर यूपीएससी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और स्टेट पीएससी स्टेट के लिए रिक्रूट करती है। दूसरा, इनके जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जितने भी इनके खर्चे हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे डायरेक्टली चार्ज होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको किसी भी फंड के लिए इसके वोट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पार्लियामेंट्री वोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फंड वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। स्टेट पीएससी अपनी रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नर को सौंपती है और गवर्नर को वो सबमिट करती है, सालाना वो सबमिट करती है, बाद में गवर्नर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है। अदर पॉइंट्स की बात करें तो जो स्टेट पीएससी का जो चेयरमैन है, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था, स्टेट पीएससी का जो चेयरमैन है वो एलिजिबल होता है अपॉइंटमेंट के लिए, किस चीज़ के लिए, अदर पीएससी में या यूपीएससी में किस चीज़ के लिए कर सकता है, वो वहाँ कर सकता है, पर किसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी और जगह पर नहीं कर सकता, लेकिन यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में कर सकता है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी की बात करें तो बिल्कुल वो कहीं भी किधर भी किसी चीज़ के लिए भी एलिजिबल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, स्टेट के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ फंक्शंस की अगर हम बात करें तो आपको बता दिया कंडक्टिंग द यूपीएससी के फंक्शन की बात करें तो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी, मैंने आपको बताया ग्रुप ए के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, एसएससी जो आपका रहेगा ये आपका ग्रुप बी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा। स्टेट पीएससी जो रहती है आपकी, ये स्टेट के ग्रुप ए, स्टेट के ग्रुप बी, स्टेट के ग्रुप सी के लिए कहीं ना कहीं पे रिक्रूटिंग का काम करती है। रिक्रूटिंग में पेपर वैकेंसीज को इनवाइट करना, पेपर बनाना, एडवर्टाइजमेंट करना, फॉर्म्स की स्क्रूटनी करना, स्क्रूटनी करने के बाद में एप्लीकेशन इनवाइट करना, मतलब एप्लीकेशन इनवाइट करने के बाद में स्क्रूटनी करना, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, फिर उसके बाद इवोल्यूशन करना, कॉपी चेक करना, इंटरव्यूज़ लेना, उसके बाद में फाइनल लिस्ट जारी करना, रिजल्ट जारी करना, अपॉइंटमेंट देना और प्रमोशन के सारे काम वो करती है। और यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपना सहयोग भी देती है, उनको भी अपना असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। होप दिस इज क्लियर टू यू, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे मालदीव में, अगर आपने सुना होगा ना लक्षद्वीप
आजा जरा लक्षद्वीप, आपने सुना होगा रिसेंट नरेंद्र मोदी हैज विजिटेड दिस लक्षद्वीप और मालदीव, द दिस प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव और जो मालदीव के जो हेड है वहाँ के, उन्होंने कुछ अब नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ शब्दों का उपयोग किया था कि उस शब्द में यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन शब्दों के उपयोग के बाद में हम सब ने मालदीव को बाइकआउट करना शुरू किया था और हमने लक्षद्वीप को चूज किया था। तो मालदीव देखिए, मालदीव इज ए कंट्री जो इस ये कंट्री पूरा का पूरा टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। टूरिज्म वहाँ का बहुत बड़ा, जिस वहाँ की जो पूरी जीडीपी है वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ खर्चे करते हैं, उनसे उसका खर्चा चलता है। तो हम उसके ऊपर ऑलरेडी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारी डेब्ट है। हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, ये एग्जैक्टली क्या करता है। आपके सामने है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। याद रखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी, आईएमएफ को हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। अभी इसमें 190 मेंबर्स हैं। ये डेटा दिसंबर के आसपास का है। 190 फंड्स हैं, 190 मेंबर्स हैं। इसका जो हेडक्वार्टर आपका रहेगा, हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी रहेगा। आपको नाम याद रखना है, दिस कैन बी द प्रोबेबल क्वेश्चन इन एग्जाम, ठीक है। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है, मतलब जब ये बना था तब से ही इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया आज भी इसका मेंबर है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, हम कुछ और चीजों की बात करें तो ये आईएमएफ कब बना था, यूएन कॉन्फ्रेंस, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे पहली बार इसका कॉन्सेप्ट सामने आया था। याद रखिएगा जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसका एक्स ऑफिसो गवर्नर रहता है और बोर्ड ऑफ इसका गवर्नर रहेगा। और जो आरबीआई का गवर्नर है, जो हमारे फाइनेंशियल, जो निर्मला सीतारमण अभी करंटली है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो एक्स ऑफिसो गवर्नर रहती है। एक्स ऑफिसो मतलब वो ही रहेगा, मतलब इट डिसाइडेड, वो कहीं ना कहीं पे गवर्नर रहेगी। और जो आरबीआई के गवर्नर रहते हैं वो अल्टरनेट गवर्नर होते हैं किसके, आईएमएफ के, ध्यान रखना है। अगर हम एसडीआर की बात करें, एसडीआर स्पेशल ड्राइविंग राइट यहाँ लिखा हुआ है, ड्राइविंग राइट, इसका मतलब ये होता है कि जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके हिसाब से आपकी वहां पे क्रेडिट कितना है, आपकी पावर कितनी है, वो कहीं ना कहीं पे उस चीज पे डिसाइड करती है। अगर हम बात करें कि इंडिया में आईएमएफ का एसडीआर है, इसका शेयर होल्डिंग 2.244% है, मतलब जो टोटल वहाँ का फंड है उसमें 2.44% इंडिया का कहीं ना कहीं पे पार्ट है। उसके एसडीआर में से ड्राइविंग राइट्स में ये कहीं ना कहीं पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात याद रखिएगा, कोई भी कंट्री आईएमएफ का, इसका इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब ये वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं इसे, IBRD है, इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, उसका पार्ट नहीं हो सकती जब तक कि वो आईएमएफ का पार्ट नहीं है। किसी भी कंट्री को अगर आईएमएफ का पार्ट बनना है तो पहले उसे वर्ल्ड बैंक का पार्ट बनना है तो उससे पहले आईएमएफ का पार्ट बनना जरूरी है। ये इसका वहां पे ये है, मैंडेटरी कंडीशंस है। नेक्स्ट बात करें, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फोस्टरिंग मॉनिटरी कोऑपरेशंस, दो जो कंट्रीज उनके बीच में आपसी सहयोग देना, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज को मेंटेन करके रखना। दूसरा, और इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, कम से कम उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाए जाए, उन सबको मेंटेन करना, इम्प्लॉयमेंट बनाना, ग्रोथ बनाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे लघु उद्योग उन सबको बढ़ावा देना। इसके अलावा एडवाइस देना, पॉलिसी और एडवाइस, फाइनेंशियल पॉलिसी बारे में पूरी की पूरी कंट्री को एडवाइस देना, ये सब इसका काम रहता है। और एक्सचेंज, पेमेंट एक्सचेंज और इस सिस्टम को मेंटेन करना इसका काम रहता है। नेक्स्ट की बात करें, फंक्शन ऑफ आईएमएफ की बात करें तो आपके फंक्शंस में आएगा कंट्रीज को जो जो कंट्रीज है जो कि जिनको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है ताकि उनको स्टेबिलिटी मिले, उनको स्ट्रॉन्ग बनाए, पेमेंट के प्रॉब्लम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। सर्वेलेंस करती है, जांचती है कि कोई भी कंट्री जो पैसा, जो लोन उसने दिया है या अपने पैसे को गलत उपयोग तो नहीं करी, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रही, वो सब इसका कहीं ना कहीं पे फंक्शन रहता है। अगर आपने सुना होगा कि रिसेंटली जो पाकिस्तान है वो पहले अभी रिसेंटली ब्लैक लिस्ट से बाहर आया, पहले इसको ब्लैक लिस्ट करते थे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होती है, उसमें पहले पाकिस्तान को डाल के रखा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब में इन्वॉल्व था। तो ये सर्वेलेंस का काम भी करती है, FATF उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हम बात करें कैपेसिटी डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी बनाना, ठीक है, टैक्स अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग बनाना, सेंट्रल बैंक को स्ट्रॉन्ग करना, इन सब और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं भाई आईएमएफ के फंक्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ।
अब हमारे आज का लास्ट टॉपिक है हनी ट्रैप। देखिए, आपने तो सुना ही होगा, हम हेलो हनी क्या कर रहे हो, किसी किसी की हनी होगी भी सही। हेलो हनी हाउ आर यू, कैसे हो। वैसे हनी का मतलब तो शहद होता है, पर हनी अपनी वो जो आपकी बाबू शोना उन सबको भी हनी बोलते हैं। ट्रैप मतलब होता है फंसाना, ट्रैप मतलब फंसना या फंसाना। तो हनी ट्रैप का मतलब क्या है, देखिए इसको समझना आसान है। कोई भी पर्सन ए है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, बट होता क्या है कि अधिकतर लड़के ही फंसते हैं, बेचारे लड़के ही हर बार फंस जाते हैं। ओ ये किसी सिक्योरिटी या किसी पर्टिकुलर इस एजेंसी में काम कर रहा है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रूशियल है। जैसे कि वो ये रॉ में काम कर रहा है, ये पुलिस में है, ये सीबीआई, ये अपना सीबीआई में है, ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में है, ये किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में काम कर रहा है, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी एजेंसी में काम कर रहा है जो कि जहाँ का डेटा अगर लीक हो जाए तो कहीं ना कहीं पे वो हमारे देश को मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, या हमारी देश की जो संप्रभुता है उसको हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ए पर्सन यहाँ काम कर रहा है, और ये इसको कहीं से भी, जो कि एक सुंदर कन्या है या वो पुरुष भी हो सकता है, वो इसे किसी भी बहाने से फोन कॉल के जरूर हो गया, या सेक्सुअल रिलेशनशिप के थ्रू हो गया, या किसी के भी थ्रू इसे कहीं ना कहीं पे इसे सेट करता है, इसे इसकी सारी चीजें वो करता है, और इससे इंफॉर्मेशन निकालने का काम करता है। उसमें मनी हो गया, फिर मनी को हम करप्शन बोल देंगे, पैसे देना, या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग कि मैं तो तुमसे शादी करूंगी, ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का वादा करके कहीं ना कहीं पे इस बंदे को सेट कर लेता है, और ये बंदा कहीं ना कहीं पे अपनी इंफॉर्मेशन इस बी को ट्रांसफर कर देता है, इस बी को सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, और ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे विदेशी ताकतों के हाथ में जाती है, उसका गलत उपयोग होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ए और बी है, ए काम करता है, बी से वीडियो कॉल करेगी, उसके बाद में या उसकी वीडियो कॉल पर उसकी अंतरंग तस्वीरें खींच लेगी, या उसकी जो कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं वो या वीडियोस वो ले लेगी, बाद में से वो ब्लैकमेल भी कर सकती है, ब्लैकमेलिंग भी इसका एक पार्ट है, वो भी इसका कहीं ना कहीं पे पार्ट है, ब्लैकमेल करेगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पे हनी ट्रैप के पार्ट है। किसी भी संस्था से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालने का ये एक तरीका है जिसमें जनरली ऐसा करते हैं। अगर हम न्यूज की बात करें, ये देखो यहाँ पे न्यूज है, थानेदार और कांस्टेबल को फांसा, ब्लैकमेल कर 1 करोड़ रुपए हड़पे। बस वही हनी ट्रैप में क्या रहता है कि इंफॉर्मेशन निकालनी है या पैसा निकालना है, तो उस पैसे के लिए महिलाएं क्या करेगी, उनसे फ़ोन पे बात करेगी, सारी चीज़ें करेंगी, मुलाकात होगी, मिलेंगी, और फिर बाद में महिला उनको देखो अश्लील वीडियो बना लिए, नशीला पदार्थ खिला के, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सब हनी ट्रैप का कहीं ना कहीं पे होता है। थोड़ा सा बात करते हैं हनी ट्रैप के बारे में। Practice of the honey trap is referred to a romantic or sexual relationship to get information out of target। Information हो गया, या फिर पैसे, मनी भी बोल लो, पैसे निकालना कहीं ना उसका पार्ट है। द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर द मॉनिटरी एडवांटेज, पैसे निकलाने के लिए, पॉलिटिकल एंड के लिए, या स्पियोनाज एक्टिविटीज के लिए। स्पियोनाज मतलब स्टेट में दंगा फसाद कराना, या जो उनकी गुप्त सूचना है उनको बाहर लाना, वो सब स्पियोनाज में आता है। ठीक है, और हनी ट्रैप के 2-3 जो बहुत फेमस केस हैं, ये है माता हरी केस हो गया वर्ल्ड वार 1 का, वहाँ पे वर्ल्ड वार 1 में वो सैनिकों के साथ मिलके सैनिकों के साथ हनी ट्रैप किया गया, और वहाँ से वर्ल्ड वार 1 में उनके प्लानिंग क्या है उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली गई। दूसरा, यूके यूनाकृष्णा रिसर्च एनालिटिक विंग में एक हमारे मेंबर थे, वहाँ के ऑफिसर थे, उनके साथ हनी ट्रैप का केस हुआ था 1980 में। याद रखिएगा, मनी के लिए, पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए, कहीं ना कहीं पे पैसे निकला कर उस चीज़ को करना हनी ट्रैप का कहीं ना कहीं पे पार्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे। होप आप सभी ने मेरे टॉपिक को एंजॉय किया होगा, और आपको जो भी मैंने पढ़ा वो समझ में आया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें,
इस वीडियो को लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें। दूसरा याद रहे, हमारा फाउंडेशन कोर्स 14 फेब तक चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ जल्दी से ले लें। याद रखिएगा 8000 का कोर्स हम सिर्फ 51 रुपये में दे रहे हैं, बहुत कम है। 51 रुपये आपके मोबाइल रिचार्ज से भी कम है। प्लीज़ तो हरी अप। सो होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आई विश टू थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स टू अतक सर and Gehlot sir for their valuable support. See you in next video. Thank you so much.